मैं ये तो नहीं कह सकती कि चंद किताबों और मुख्तलिफ हवालों से हम फरहाम के वारसों को तलाश कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम इतना दिलचस्प होता जा रहा है कि मेरा तो और कुछ करने को दिल नहीं चाहता। आप तमहीद तो बहुत लंबी बांधती हैं, लेकिन असल बात क्या कहना चाहती हैं वो अभी तक नहीं फरमाई। असल बात यह है कि इस किताब में, किताब उठाओ, सफ़ा नंबर 1116 पर देखो कुछ नाम और आगे उनके सन भी दर्ज है। हाँ है ना? हाँ, जैसे अता मोहम्मद, मोहम्मद अजीर 1920, अख्तर अली खान 1912, अब्दुल हक 1908। अब मैंने जो ख़ास बात इन सब में नोट की कि इस किताब में चंद जगहों पर जहाँ मकामी आबादी की बगावतों का जिक्र है अंग्रेज़ों से, जहाँ उनका जिक्र आता है वहाँ इस किताब के कारी ने, इस किताब का कारी नहीं बल्कि इस किताब के मालिक का मुहक्किक फरहाम। मेरा भी यही मतलब है, फरहाम। वो कुछ नाम लिखता है और साथ में सन भी, जैसे अता मोहम्मद 1928। बड़ी दिलचस्प बात है ये, मैंने तो इस जाविये से देखा ही नहीं। एक और बात, इसके पिछले सफ़े पर 1115 पर लिखा है कि 1890 के आगाज़ में हर इम्पीरियल मैजेस्टी मलिका विक्टोरिया के पोते ने पंजाब का टूर किया था, दौरा किया था। और यहाँ देखो, यहाँ हाँ नीचे 25 जनवरी 1890 में ही हफ्ते के रोज़ 4:45 पर लाहौर के दिल्ली दरवाजे में एक मेहराब पर यह तहरीर दर्ज थी, हमारे महबूब शहजादे विक्टर खुशामदीद। और 7 बजे किला लाहौर और उसके मज़ाफ़ात को रोशन कर दिया गया। ज़रा गौर से सुनो और अपने तसव्वुर की आंख से देखो। ये किला लाहौर की दीवार पर 1890 में, हाँ, ये तारीफ़ी फ़िक्रा रंग बिरंगे हरूफ से अपने पूरे आबोताब के साथ रोशन किया गया। वफादारी, ईमानदारी, फर्माबरदारी। यानी हम सब वफादार, ईमानदार, फर्माबरदार थे मलका आलिया के। क्या वो बेहोश हो गई हैं? कभी कभी बेहोश भी हो जाती हैं जी, आप परेशान ना हो। इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं, बाजी और नौकर चाकर रहते हैं जी। मुझे तो उनकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। आखिर इनको हुआ क्या है? ये तो आज तक डॉक्टरों को भी पता नहीं चला जी इनको क्या हुआ है। इनके घर वाले, I mean, इनके वालिदैन और इनके बहन भाई, ये सब लोग कहाँ हैं? सब मरकब के हैं जी, कोई भी नहीं है इनका। मेरा ख्याल है बाजी को किसी से मोहब्बत हो गई थी, वो भी मरकब के है और बाजी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई हैं जी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे चुपके से बाहर निकल जाना प्लीज। हम बातें कर रहे थे। अच्छा, बातें कर रहे थे। बाहर जाना चाहते हो चुपके से? मैं निकालती हूँ, आओ मेरे साथ। आप मेरी बात तो सुने। आप आए ना, मैं चुपके से बाहर निकालती हूँ। आप आए, आप आए मेरे साथ। आप मेरी बात तो चुपके से बाहर निकलना चाहती है ना, मैं निकालती हूँ आपको। आपको चले, बैठे। तुम भी बैठ जाओ। बड़ी पानी वाली खुई, भाटी गेट, लाहौर। इस तरह के तो मुख्तलिफ नाम और सन उसने बहुत सारी जगहों पर लिखे हैं। निम्रा, मैं भाटी गेट में बड़ी पानी वाली खुई के इस अब्दुल वहीद 99 को तलाश करूंगा। यहाँ नीचे उसने एक अजीब सा फिक्रा लिखा है, ये देखो। उम्र 43 इयर्स, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गदमी, गोल चेहरा,
स्याह आंखें, तुर्की टोपी पहनता है और बातें करते हुए सर को हिलाता है। लेकिन जुनेद, फरहाम ने तो इस तरह के बहुत से नाम, पते और शख्सी तफसीलात लिखी हैं। अच्छा, निम्रा तुम एक काम करो, ऐसे जितने भी नाम, एड्रेसेस और का जो कुछ भी मतलब उसने लिखा है उसे किसी कागज पर नोट कर लो। और हाँ, एक काम और करना, जिस नाम के आगे जो फिक्रा इंपॉर्टेंट है उसे भी नोट करो। मेरा ख्याल है कि प्रिंस विक्टर ऑफ वेल्स की लाहौर आमद पर कोई एहतजाज हुआ होगा और अब्दुल वहीद 1910 गिरफ्तार कर लिया गया होगा। लेकिन विक्टर ऑफ वेल्स तो 1890 में आया था और अब्दुल वहीद के आगे लिखा है 1910। हो सकता है 1910 में वो मर गया हो, क्योंकि उसकी उम्र 43 इयर्स लिखी है। निम्रा, मैं अब इस आदमी को तलाश करूंगा और मैं कितना खुश हूं तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन जुनेद, इस किताब के सफ़ा नंबर 1034 पर एक फिक्रा लिखा है जिसको पढ़कर मेरा खून खौल उठा कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने तमाम वसाइल के साथ अंग्रेज़ों की मदद करने के सिले में नवाब बहावल खान को 1 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा नायब किया और हर माह अपनी फ़ौज को मैदान में रखने के लिए 1 लाख रुपए दिए। निम्रा, अब तक तारीख सिर्फ जागीरदारों, नवाबों, सरदारों और बादशाहों की लिखी गई है। फरहाम जिंदा नहीं, लेकिन वो मरा भी नहीं। उसका अधूरा काम मैं मुकम्मल करूंगा। अब्दुल वहीद 1910, बड़ी पानी वाली खुई, भाटी गेट, लाहौर। बाजी के सब मर खप गए, है ना। बाजी को किसी से मोहब्बत हो गई थी, वो भी मर गया। बाजी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी, है ना। बाजी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी ना, है ना। देखिए, असल में मैंने उससे पूछा था। आप चुप रहे। हाँ, आप मेरी बात तो सुने। आप प्लीज बैठ जाए। आप ये बताएं, आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी? मैं आपको बताऊंगी, मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। आप सुनेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। लेकिन पहले आप बैठ तो जाए ना, प्लीज प्लीज बैठ जाए, रिलैक्स करें। आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी। अच्छा, मुझे अपनी कहानी सुनाए। मैं एक आदमी से मोहब्बत करती थी। कहाँ है वो आदमी? चंद रोज पहले वो मर गया। नहीं, वो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। यहाँ तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में जिंदा है ना वो? हाँ, अच्छा, वो क्या करता था? कौन था वो? किताबें पढ़ता था, सिगरेट पीता था और कभी कभी बातें भी करता था। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का तस्वुर बड़ा महदूद है। मैं किसी एक आदमी से मोहब्बत नहीं करता, मैं सारे इंसानों से मोहब्बत करता हूं। मुझे इनकलाब और जिंदगी से प्यार है। मैं तब्दीली चाहता हूं। मैं किसानों की बच्चों की आंखों में भूख नहीं देख सकता। मैं जहालत, पसमानदगी और गुर्बत को खत्म करना चाहता हूं। आप मोहब्बत और जिंदगी से खौफजदा हैं। आप अपने दिल पर लगे मोहब्बत के गहरे जख्म को छुपाते हैं। बुज़दिल हैं आप इनकलाब की बातें करते हैं,
लेकिन किसी की आंखों में मोहब्बत देखकर आप डर जाते हैं। नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती तुम मुझे। खेतों में उगती हुई भूख और गरीब किसानों के बच्चों की आंखों में बिलकती हुई जिंदगी को जब से देखा है मैंने, मोहब्बत के बारे में मेरा तस्वुर बदल गया है। मैं बुज़दिल नहीं हूं। मेरे आबा अजदाद ने समंदर पार से आए हुए जालिम और मगरूर हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की थी। ऐसे 150 बरस पहले जब अंग्रेज पंजाब की सरजमीन को अपने बाप की जागीर समझकर सियासी रिश्वत के तौर पर तकसीम कर रहा था, उस वक्त मेरे आबा अजदाद ने वो जमीन लेने से इनकार किया, बगावत की थी उनके खिलाफ। पंजाब के असल वारिस वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों से जमीनें ली, बल्कि पंजाब के असल वारिस वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से जमीनें लेने से इनकार किया और उसके गिरबान पे हाथ डाला। मैं उसी खानदान का एक फर्द हूं और जालिम और जागीरदार के खिलाफ नफरत मेरे खून में शामिल है। अफसोस तो इस बात का है कि आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कौन सा जुल्म है जो आपने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। जागीरदार के खिलाफ मेरी आंखों में नफरत तुम नहीं समझ सकती। लेकिन मुझे तो आपकी आंखों में एहसास मोहब्बत की कोई लौ नजर नहीं आती। आग ना इस माचिस में है और ना इस थैली में। आग इन दोनों के मिलाप से पैदा होती है। इंसानी तजुर्बा अंदर और बाहर के मिलाप से होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट। ये किसकी आवाज थी? ये कौन मुझसे बातें कर रहा था? तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, तुम क्या कह रही थी? एक आदमी की बात तुम्हें बता रही थी जो अपनी बातों से मुझे हैरान कर देता था। क्या वो आदमी तुम्हारी आंखों की तारीफ करता था? नहीं। क्या उसने कभी तुमसे ये कहा कि तुम एक फलसफे की तरह मुश्किल हो? कभी नहीं। क्या वो तुमसे मोहब्बत करता था? ये मैं कभी भी नहीं जान सकी। एक आदमी से तुम मोहब्बत करती हो और ये नहीं जानती कि वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है। उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने जानना चाहा, एक दो बार मैंने सवाल भी किया। तो क्या जवाब दिया उसने? क्या कहा करता था? बस खामोश रहता था, मुस्कुरा दिया करता था। एक दफा मैंने पढ़ा, उसने किताब के एक सफ़े पर लिखा था, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो चंद रोज पहले मर गया था। हाँ, चंद रोज पहले। मेरा दिल करता है मैं इन आंखों में देखती ही रहूं। इन्हीं आंखों ने वो फिक्रा पड़ा था ना, मैं
किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैं जानती हूँ चौधरी हबीब अहमद, आपकी नजरें क्या ढूंढ रही हैं। जानती भी हो फिर मेरी नसों का ख्याल नहीं रखती। कहाँ है वो तस्वीर? वो तस्वीर अब यहाँ नहीं है चौधरी हबीब अहमद। उस तस्वीर को तुम कमरे से निकाल सकती हो, मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हारी कौन सी बात मानूं चौधरी हबीब अहमद? तुम सिर्फ मेरी एक बात मानो, भूल जाओ सब कुछ और सिर्फ इतना याद रखो, निशात मेरी जिंदगी में आ चुकी है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं बरसों से खामोश हूं चौधरी हबीब अहमद, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हारे लहजे में ये तब्दीली, शाइस्ता, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। इसीलिए तो कहती हूँ चौधरी हबीब अहमद पे इस दुनिया में कुछ मेरा भी हक है। इस बात से मैं कब इनकार करता हूँ? इनकार? निशात तुम्हारी जिंदगी की दहलीज पार करके तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी है और तुम इनकार की बात करते हो। निशात का रिश्ता मांगने के लिए मेहरुनिसा को भेज दो। शाइस्ता, चौधरी हबीब अहमद, खैरियत तो है? क्या सोच रही हैं? आज शाम सूरज गरूब होने से पहले पहले मुझे ये काम हर सूरत और हर हाल में करना होगा। बाबा के किसी तावीज का? नबेरा, अम्मी आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मुझे आप ये बताएं, हमराज पर किसी तावीज का कोई असर हुआ? अब्बा को देख लें कि एक रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ा। अच्छा बदशगुनी मत करो, खामोश हो जाओ। ओके, मैं आपको नंबर मिला देती हूँ। अगर आपने बात करनी है निशात से तो खुद करिए, क्योंकि वो तो साथ में आसमान पे पहुंची हुई है। हेलो, निशात? कौन बोल रहा है? मैंने पहचाना नहीं। बहुत दिनों के बाद बात की जाए ना तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ। आप इतनी लंबी बात जो कर रही हैं तो अपना नाम ही बता दे। वैसे वाकई
इस मुल्क में वक्त का किसी को एहसास नहीं है। निशात, मैं तुम्हारी आंटी बोल रही हूँ। जी मेरी आंटी नहीं है, आप अपना नाम क्यों नहीं बताती? मैं मेरून निसा बात कर रही हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी? वैसे जब कोई ये कहे ना किसी को फोन पर कि मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा आपसे बात नहीं करना चाहता। हाँ, इडियट्स। फोन बंद कर दिया। तसल्ली हो गई आपकी? तुम मेरा एक काम करो, मुझे निशात का एड्रेस ला दो, कहीं से भी, कैसे भी। ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मामा, तुमसे कहा ना। इस तकलीफ से एक बात जाहिर होती है कि ये निजी कैद खाने इन दोनों भाइयों के ही कारनामे हैं। आखिर तुम मेरे पापा को हर गलत काम में क्यों शामिल कर लेते हो? इसलिए कि ये दोनों भाई, तुमने सुना नहीं कि शहजाद क्या कह रही थी? ये दोनों भाई लूट मार करते हैं। सबीन, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे शक है। तुम एक ज़हनी मरीजा की बात को इतनी अहमियत क्यों देते हो? इसलिए कि वो ज़हनी मरीजा सच बोलती है। वो किसी मसले का शिकार है, ना उसे किसी का खौफ और डर है। हालांकि ये दोनों भाई अंदर ही अंदर उस ज़हनी मरीजा से खौफ खाते हैं। हमराज, ज़हनी मरीजा से तो कोई भी खौफ खा सकता है। नहीं, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। चाहे मेरा बाप मुझे कैद खाने में क्यों ना डाल दे, मैं शहजाद से जरूर मिलूंगा। लेकिन मैं अब उस पागल औरत से कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बार अपने इस फैसले पर गौर जरूर करना। तुम्हारा ये जज्बाती फैसला हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात सोची भी जाए तो तुम रिश्ते तोड़ देने की धमकियां देते हो। वैसे तुम बहुत डेमोक्रेटिक बनते हो, बड़े जमहूरियत पसंद, इंसाफ पसंद, जेलें तोड़ना चाहते हो, हर वक्त बगावत करने पर तुले रहते हो। और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात सोची भी जाए तो पूरा फ्यूडलिज्म तुम्हारी खोपड़ी में भर जाता है। ठीक है सभी, तुम अपने फैसले में आजाद हो। अच्छा ये बताएं कि इस मोहल्ले में कोई अब्दुल वहीद नामी शख्स रहता हो या आपने उसका नाम सुना हो? पता नहीं जी, वैसे अब्दुल वहीद नाम कोई ऐसा तो नहीं है जो ना सुना हुआ हो, लेकिन फिलहाल इस मोहल्ले में ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। अच्छा, आप मुझे इस मोहल्ले में किसी उम्र रसीदा शख्स, मेरा मतलब है कोई 80-90 साल का आदमी हो, मुझे उससे मिलवा सकते हैं? क्या बात करते हैं बादशाह, आप भी इतनी उम्र का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी गया तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका होगा, जान खा जाएगा आपकी बातों में। अच्छा, आप प्लीज मेरा एक काम कर दें, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी, जम पालू, यहाँ की सारी जिंदगी मैंने यहाँ गुजारी है। वेरी नाइस। आप किसी उम्र रसीदा आदमी या उम्र रसीदा खातून से ये मालूम करें कि इस इलाके में कोई ऐसे लोग रहते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जिन्हें जला वतन कर दिया गया हो या फिर गिरफ्तार कर लिया गया हो या काले पानी भेज दिया गया हो। क्या कहना चाहते हैं, जरा खुल के कहें। देखें, आप अगर ये मालूमात हासिल करेंगे ना तो मैं इस काम के एवज आपको अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। और मुआवजे की क्या बात करते हैं बादशाह, मुआवजे की बात नहीं है। वैसे टाइम का जरा प्रॉब्लम होता है आदमी को। आप मुझे अपना पता बता दें, मैं आपको वहां कांटेक्ट कर लूंगा। राइट, ये मेरा कार्ड है। अच्छा, आपको जैसे ही कोई मालूमात हासिल हो आप मुझे फोन कर दें, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। फिक्र ना करें जी, 3 मिनट ही
वैसे एक आदमी मेरे जेब में आ तो रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। बस आप अपने काम का आगाज करें, जैसे ही कोई मालूमात हासिल होती हैं बस मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। चाय पिएंगे? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा। जी बेगम से। घर में बेगम हसनात है? बीबी जी तो अभी चला गया। ओहो ओहो, वो ऐसा है कि गाड़ी हीटअप हो गई है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ बेगम से, मैं अभी लेके आते हैं। बेगम से पानी ले जी। नहीं ठीक है, बस गाड़ी ठीक हो गई। ले जी। आइए प्लीज। भैया आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस बात का अंदाजा है। भैया आज मेरा भाई मेरे घर आया है। आपको तो मैंने कभी जेठ समझा ही नहीं। मुझे इस बात का भी अंदाजा है। आज तो बहुत खुशकिस्मत दिन है, दोनों भाइयों को हंसता मुस्कुराता देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो अपनी एक पर्सनल खुशी पे हंस रहा हूँ, ये भाई किस बात पे हंस रहा है आज? भाई अब मैं भाभी मेहरुनिसा की तरह इतनी खुशकिस्मत का कि जिसका शौहर हर बात अपनी बीवी को बताता हो। देखा, जाग पड़ा ना देवरानी का हसद। अच्छा, अब तहजीब तुम्हारी जेठानी जो है वो इतनी भी खुश नसीब नहीं है कि उसका शौहर उसे हर बात ही बता देता है। वैसे भी दुनिया पे कोई शौहर भी हर बात तो अपनी बीवी को नहीं बताता ना। अच्छा, बात यह है कि मैं जो पर्सनल खुशी का जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे तुम क्यों बैठे हो भाई भाभी और जेठ के गुफ्तगू में? ये कोई आप लोग कोई बड़ी साजिश करना चाह रहे हैं? चलो बैठे रहो, साजिश तो है मगर तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अच्छा तहजीब, बात ये है कि एक लड़की पसंद आ गई है। ये कार्ड है, इस पे उसका एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है। फोन करके उसकी माँ से टाइम ले लो और रिश्ता मांग लो। नाम है उसका निशाद। खूबसूरत नाम है ना? लड़की भी बड़ी खूबसूरत है। बात कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने बात ना की तो फिर मैं खुद ही शादी तो कर ही लूंगा। प्लीज मुझे फोन कर देना। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, मगर चूंकि ये ज्यादा जरूरी काम था इसलिए इधर पहले आना पड़ गया। थैंक यू, खुदा हाफिज। आंटी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और मैं आपसे लड़ने के लिए आई हूँ। क्यों, क्या बात है? अंकल हमारे घर आए थे, आप क्यों नहीं आई साथ?
अंकल तुम्हारे घर आए? ये क्या कह रही हो? कब? अम्मी बता रही थी शायद आज दोपहर के बाद। आज दोपहर के बाद? लेकिन आंटी आप इस तरह से हैरान क्यों हो रही हैं? क्या अंकल हमारे घर नहीं आ सकते? अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम्हारे घर में से सिवाय तुम्हारे कभी इस घर में कोई आया? अम्मी सबीन हमसे मिलने थोड़ी आती है, इसे तो बहाना चाहिए हमराज से मिलने का। नबीरा बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारी ज़हनी सतह मैट्रिक पास लड़की से ज्यादा नहीं है। मुझे क्या जरूरत है हमराज से मिलने के लिए किसी बहाने की? रुको नबीरा, सबीन जरा सोच समझ कर बात किया करो। तुमने नबीरा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आंटी मैं आपकी इत्तला के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमराज मुझसे नाराज था। मैं उसको यहाँ सिर्फ मनाने के लिए आई थी, किसी बहाने से नहीं आई थी। नबीरा सुना तुमने? हमराज इससे नाराज है। आप मुझे ये बताइए कि अब्बा जान उनके घर क्या करने गए थे और क्यों गए थे? क्यों क्या था? किस लिए क्या हुआ? तुम्हारा बाप है, तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं इस घर में सिर्फ तड़पने और सुलगने के लिए रह गई हूं? ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये एक हादसा है। यह मेरी जिंदगी का पहला हादसा है कि वक्त गुजरता जा रहा है और जख्म ताजा होता जा रहा है। आप कुछ भी कहें, अम्मी जान ने आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। आपकी अम्मी जान बहुत जालिम है और मुझे जुल्म सहने की बिल्कुल आदत नहीं, लेकिन मैं खामोश हूं। आप तो खामोश रहकर भी बातें करते हैं, लेकिन मेरी खामोशियों के अंदर जो तूफान छुपे हैं उसका शोर कौन सुनेगा? आपकी अम्मी जान को समझाना पड़ेगा। मैं अम्मी को जानती हूँ, अम्मी जान अपना फैसला कभी तब्दील नहीं करेंगी। ओह मेरा ख्याल है अम्मी जान आ रही हैं। तेल तो लाना, घर का रास्ता भूला कोई मेहमान आया है। तेल की रस्म तो अदा कर दो। अब्बा जान, जी बेटा। मैं आपसे नाराज हूं। हमारी बेटी हमसे नाराज है तो उसका बाप उसको मना लेगा। अब्बा जान, आपने कभी सोचा है मेरी माँ की तबीयत कैसी रहती है, वो किस हाल में है? आप तो उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। अगर अपनी किसी वजह से नाराज हो तो मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारी माँ की वकील की हैसियत से तुम्हें मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। बेटी हो बेटी रहो, वकील मत बनो। आप मुझे ये बताइए, आप मेरी माँ के दुश्मन के घर गए थे ना? तहसीब तुम्हारी चच्ची है, तुम्हें उसके मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इनसे ये पूछो कि इन्हें तकलीफ क्या है, क्यों गए उस डाइन के घर? वो मेरे भाई की बीवी है और मैं किसी इंसान को हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि एक बाप के दो सगे बेटों के दरमियान इख्तिलाफात की दीवार बने। वो मेरा भाई है, भाई रहेगा।
रहे। और उसका शौहर अनवर, वो उसके इशारों पर नाचता है, वो उसका गुलाम है, रंग मुरीद है। तुम्हारा भाई नहीं है वो तुम्हारा दुश्मन है। सुना तुमने? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं सही पहचान रही हूँ तो आप बेगम हसनात हैं। और आप तहजीब हैं। आप वाकई तहजीब हैं। आइए बैठिए। थैंक यू जी। राहिला बेटा यार, फजिया चाय पानी वानी का इंतजाम करो। हबीब भाई से जितना आपका जिक्र सुना था उससे तो कहीं ज्यादा आपको पाया है। वैसे आपके जेठ बहुत मुबालगा राई से काम लेते हैं, उनकी कोई बात ना मानिएगा। मगर उनकी एक बात मानकर तो हम यहाँ आए हैं। आपका जेठ अपनी बात मनवाने में माहिर है। इन बार सुना आपने? मगर मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आपने इतने कम अरसे में हबीब अहमद को इतना ज्यादा समझना शुरू कर दिया। उनको समझने के लिए तो वक्त की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो 2 मिनटों में अपना आप समझा देते हैं। ये निशात नजर नहीं आ रही, कहीं छुपाया हुआ है क्या उसे आपने? भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अभी आप आए हैं, पानी वानी पिए। वैसे आप भी अपने जेठ की तरह बहुत बेसब्र हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर से कोई मंगनी का पैगाम मिला आपको? तो शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिए। शुक्र करो तुम्हारे घर से कोई पैगाम नहीं आया, वरना मुझे जितना गुस्सा आया हुआ था ना, पैगाम मुंह पे दे मारती। गुस्सा? किस बात पर? तुम पर। तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? आप मेरा इंतजार करती हैं? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था वैसे। तुम्हें बस सिर्फ उस लाश की फिक्र है। जिंदा तुम्हारे सामने इंसान खड़े हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आते। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। जाऊं? नहीं, हाँ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जाओ 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 ना। ठीक है, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। अरे रुको ना, वो तुम्हारा एक फोन आया था, एक मैसेज है। मैसेज? क्या क्या मैसेज? कोई साहब ने एक एड्रेस लिखवाया। हाँ, क्या दिखा? साहब का नाम था तुर्की बाबा। तुर्की? ओह दिखाओ यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक शर्त है। हाँ, 100 शर्तें मंजूर है। प्लीज 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 बताइए। हम डिनर इकट्ठे करेंगे। ओके, मंजूर। हाँ, यस। आइसक्रीम भी खाएंगे। अरे बाबा, आइसक्रीम भी खाएंगे? दिखाओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। यच बेबी, मेरा बेबी भागने की कोशिश कर रहा था
हाँ नहीं, मैं तो मैगजीन ढूंढ रही थी, नींद नहीं आ रही थी ना, मैंने सोचा कि मैगजीन पढ़ लूँ, नींद आ जाएगी। अच्छा, मेरा बेबी मैगजीन ढूंढ रहा है। हाँ। अच्छा, आप ऐसे करो, अब अपने कमरे में चलो, मैं ढेर सारे मैगजीन ला के देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो, शाबाश, आप तो अच्छी बेबी हो ना, बात मानते हो। चलो शाबाश, चलो 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 चलो, शाबाश। अभी मैं आपको इतने सारे परियों के और बादशाहों के हाँ, दरवाजा बंद कर लो, बंद कर लो। चलो शाबाश, चलो चलो चलो, रात को नहीं निकलते बाहर। चलो शाबाश, बंद करो दरवाजा। चलो, गुड बेबी। मैगजीन। तहजीब, भाई आप जिस काम के लिए आई हैं वो काम तो कीजिए। निशात को अंगूठी पहनाइए ना। जरूर, क्यों नहीं जी।